लेबनान का ये युद्ध विराम समझौता फर्जी है। और अगर आप खुद से ये सोच रहे हैं कि मध्य पूर्व में ये संघर्ष क्यों किसी समझौते के साथ बीच में ही रुक जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और ये युद्ध कभी भी पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं होते, तो आपका स्वागत है। ये है JNS टीवी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। मध्य पूर्व के इन अजीब संघर्षों और लेबनान में इजराइल ईरान के हाल के हालात समझने के लिए पहले पैटर्न पहचानना जरूरी है। और जब आप लेबनान के इतिहास को देखते हैं तो आप उस पैटर्न को साफ तौर पर देख सकते हैं। लेबनान को कई मायनों में एक प्रयोग के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका विचार था कि अलग अलग धार्मिक और राजनीतिक समूहों के बीच एक सत्ता साझेदारी व्यवस्था हो, जो मुख्य रूप से उसकी स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ और बाद में औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसमें सत्ता ईसाइयों, सुन्नियों, शियाओं और अन्य के बीच बांटी जाती है। हैरानी की बात है, ये सच में ठीक से काम नहीं कर पाया। ये नाजुक सिस्टम आखिरकार 1975 में लेबनानी गृह युद्ध के दौरान टूट गया, जो लगभग 15 साल तक चला। विभिन्न समूहों ने अपनी सेनाएं बनाई और युद्ध के बाद भी कई सशस्त्र संगठन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। हिजबुल्लाह सबसे सफल रहा और वो सचमुच एक राज्य के भीतर राज्य बन गया। लेकिन हम इस पर थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि इजराइल के साथ संघर्ष वास्तव में हिजबुल्लाह से शुरू नहीं हुए थे। ये एक समूह से शुरू हुए जिसे PLO कहा जाता है, जो फिलिस्तीनी आतंकवादियों का एक समूह था जो लेबनान आकर बस गया था और आतंकवाद के जरिए फिलिस्तीन को आजाद कराना अपना मकसद बना लिया था, मुख्य रूप से इजराइल की सीमा पर। 1982 में इजराइल ने लेबनान में प्रवेश किया ताकि PLO को हटाया जा सके, जो वर्षों से दक्षिण से हमले कर रहा था, और इसमें वो सफल भी रहा। PLO को बाहर निकाल दिया गया, इसकी नेतृत्व टीम को दूसरी जगह भेज दिया गया और लेबनान में इसकी गतिविधियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हालांकि इजराइल ने अमेरिका की अपेक्षा से थोड़ा आगे बढ़कर वादा किए गए 40 किलोमीटर के बजाय बेरूत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उस अभियान की तस्वीरों ने वॉशिंगटन पर उसके अरब सहयोगियों का दबाव बढ़ा दिया। विडंबना ये थी कि तस्वीरें इजराइल के कारण नहीं, बल्कि ईसाई और मुस्लिम अरबों के संघर्ष से थीं। लेकिन मीडिया के झूठ के आगे सच्चाई पीछे रह गई और नुकसान हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरब देशों से संबंधों की चिंता में कूटनीतिक हस्तक्षेप कर इजराइल को रोका और समझौता कराया, जिससे PLO को नष्ट होने की बजाय सुरक्षित बाहर निकलने का मौका मिला और रणनीतिक दृष्टि विफल हो गई। इसके बाद बने शून्य में ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया। एक खतरा तो हटा दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उससे भी ज्यादा खतरनाक खतरा पैदा हो गया। 2000 के दशक में 2 दशकों तक दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने और हिजबुल्लाह विद्रोह से लड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव के कारण इजराइल ने वापसी की। इजराइल की वापसी के बाद हिजबुल्लाह ने नियंत्रण संभाला और जीत का दावा किया। ये दिखाया कि लगातार प्रतिरोध से इजराइल पीछे हट सकता है, जबकि वास्तव में कोई जीत नहीं मिली थी। वे बस पूरी तरह से नहीं हारे, और उनके लिए यही जीत है। ईरान की सच्ची प्रॉक्सी होने के नाते वे जानते थे कि असली जीत लोगों को जीत का विश्वास दिलाने में है, न कि सिर्फ सैन्य सफलता में। वो कहानी उनकी दीर्घकालिक भर्ती रणनीति, धन जुटाने का साधन और रणनीतिक खाका बन गई। संघर्ष तो कुशलता से समाप्त हो गया, लेकिन वे रुके नहीं। संघर्ष इतना बढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर भी उन्होंने समझौते का पालन नहीं किया। हमले जारी रहे और उनके विस्तार की योजना बनने लगी। 2006 में हिजबुल्लाह ने सीमा पार कर इजरायली सैनिकों का अपहरण किया और पूर्ण पैमाने का युद्ध छेड़ दिया। इजराइल ने एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, और एक समय ऐसा आया जब उसके पास सीरिया के माध्यम से हिजबुल्लाह के मुख्य आपूर्ति मार्ग को बाधित करने का वास्तविक मौका था। उस समय जब ईरान दबाव में था और प्रतिक्रिया देने में कम सक्षम था। इस कदम से वास्तव में हिजबुल्लाह का अंत हो सकता था, लेकिन एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इससे पहले ही युद्ध विराम के लिए जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 1701 ने हिजबुल्लाह से निरस्त्रीकरण की मांग की, पर इसे लागू करने का तरीका नहीं बताया। इजराइल ने समझौता निभाया, जबकि उन्होंने नहीं किया। हिजबुल्लाह ने फिर निर्माण कर रॉकेटों की संख्या हजारों से बढ़ाकर दसियों हजार, फिर 1,50,000 से ज्यादा कर दी। एक अधूरी जीत ने एक बार फिर से एक और भी मजबूत दुश्मन को जन्म दिया। और फिर हाल ही के दौर में कई सालों से हिजबुल्लाह लगातार गोलीबारी करता आ रहा है। युद्ध विराम है, पर उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। 7 अक्टूबर के कुछ ही हफ्तों के भीतर वे भी शामिल हो गए। अब लोग रॉकेट फायरिंग के इतने आदी हो गए हैं कि इसे युद्ध विराम उल्लंघन नहीं मानते, जो हास्यास्पद है। इजराइल के लिए अब बहुत हो गया है। इजराइल सालों से इसकी तैयारी कर रहा है और जानता है कि हिजबुल्लाह का बढ़ना एक और झड़प को अनिवार्य बनाता है। तो इजराइल अब तक के सबसे जटिल अभियानों में से एक को अंजाम देता है। हिजबुल्लाह के नेतृत्व को बड़े पैमाने पर कमजोर करता है, उसकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है और उसके हथियारों के भंडार को काफी हद तक कम कर देता है। फिर युद्ध विराम होता है, फिर पुनर्निर्माण शुरू होता है। यही पैटर्न दोहराया जाता है।
आतंकवादी हालात बिगाड़ते हैं और इजराइल अमेरिका के समर्थन से युद्ध शुरू करता है। जैसे ही वे अंत के करीब पहुंचते हैं, अमेरिका उन्हें रोक देता है। आतंकवादी घायल होते हैं लेकिन मारे नहीं जाते। वे फिर से संगठित होते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सवाल है कि ये बार बार क्यों होता है। इसका जवाब समझने के लिए जानना होगा कि अमेरिका का मध्य पूर्व में एक ही उद्देश्य नहीं रहा। हमेशा उसके कम से कम 3 उद्देश्य रहे हैं और लेबनान की त्रासदी ये है कि ये तीनों उद्देश्य शायद ही कभी एक साथ मेल खाए हैं। पहला उद्देश्य भू राजनीतिक है, यानी दुश्मन महाशक्तियों को इस क्षेत्र से बाहर रखना। पहले सोवियत संघ और आज रूस, चीन और सबसे महत्वपूर्ण ईरान। जैसा कि आप शायद समझ चुके होंगे, मध्य पूर्व का भू राजनीतिक स्थान यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दुश्मनों को वहां पांव जमाने और नियंत्रण हासिल करने देना, खासकर जब समझ हो कि ये राज्य अक्सर कट्टरता की ओर झुकते हैं, तो ये बड़ी समस्या बनता है। अगर आप 1960, 70 या 80 के दशक में सोवियत विस्तार रोकना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अरब कंट्रीज में फैले। यही दूसरा मुद्दा है। दूसरा है अरब देशों के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना। ऐसे देश जिनका सहयोग ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापक रणनीतिक तालमेल के लिए जरूरी है। हम तेल के बारे में जानते हैं, हम व्यापार के बारे में जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उनकी क्षमता दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती है और इसी वजह से अमेरिका अरब देशों को अपने पक्ष में बनाए रखने में बहुत दिलचस्पी रखता है। तीसरा है, जाहिर है, इजराइल का समर्थन करना, जो 1948 से ही अमेरिकी विदेश नीति का एक स्थायी स्तंभ रहा है। ये सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं है। ये समझ है कि वास्तव में हम ही यहाँ पर एकमात्र वास्तविक पश्चिमी इकाई हैं। अगर आप पहले दूसरे बिंदु लागू करना चाहते हैं, तो मध्य पूर्व में मजबूत उपस्थिति जरूरी है। लेकिन असली समस्या ये है कि दूसरा हित यानी अरब गठबंधनों को बनाए रखना बार बार पहले हित से यानी इजराइल के सैन्य उद्देश्यों का पूरी तरह समर्थन करने से सीधे टकरा गया है। और जब ये टकराव सामने आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर इजराइल की कार्रवाइयों को सीमित करने का विकल्प चुनता है। ये इसलिए नहीं है कि वो चाहता है कि इजराइल हारे, और इजराइल वास्तव में कभी हारता भी नहीं, बल्कि वो बाकी चीजें खोने का जोखिम नहीं ले सकता। इसका व्यवहार में मतलब है एक खास पैटर्न। इजराइल को खतरे खत्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सैन्य रूप से इतना सफल होगा कि दीर्घकालिक स्थिरता पा सके। फिर उस सफलता को स्थायी बनने से पहले अभियान रोक दिया जाएगा, जिससे खालीपन रह जाएगा। लेबनान और पूरे मध्य पूर्व में ऐसे शून्य कभी खाली नहीं रहते, वे भर जाते हैं। और बार बार इन खाली जगहों को ईरानी प्रॉक्सी गुट जैसे हिजबुल्लाह ने भरा है। अब मैंने हिजबुल्लाह शब्द कई बार इस्तेमाल किया है, लेकिन वे हैं कौन? सबसे पहले, ज्यादातर लोग जो मानते हैं उसके विपरीत, वे इजराइल के 1982 के आक्रमण के जवाब में नहीं बने थे। ये ईरान की बार बार इस्तेमाल की गई नई रणनीति है। वे इतिहास के परिणाम देखकर उन्हें अपने कार्यों के इरादों के रूप में दोबारा लिख देते हैं। हिजबुल्लाह बनाने का फैसला 1979 में तेहरान में ईरानी क्रांति के तुरंत बाद हुआ था, ताकि इजराइल के चारों ओर, खासतौर पर लेबनान से, आग का घेरा बनाया जा सके, क्योंकि उसकी रणनीतिक स्थिति अहम है। 1981 तक ईरानी एजेंट लेबनान में पहले से ही मौजूद थे और इसे बना रहे थे, और समय के साथ हिजबुल्लाह कुछ ऐसा बन गया जिसे सामना करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये एक साथ 4 चीजें बन गया है। भारी हथियारों से लैस एक सैन्य बल जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गैर राज्य बल है और नाटो की सेनाओं से भी बड़ा है। दूसरा, ये एक राजनीतिक अभिनेता है जो लेबनान की व्यवस्था में शामिल है, जिसे वोट मिलता है और जो स्कूल व बुनियादी ढांचा नियंत्रित करता है। तीसरा, एक वैश्विक वित्तीय और आपराधिक नेटवर्क, वे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल हैं। और चौथा, वे ईरान की इजराइल की सीमा पर मुख्य रणनीतिक संपत्ति हैं, जो एक गहरे मुद्दे की ओर ले जाता है। हिजबुल्लाह अलग थलग आतंकवादी संगठन नहीं है, ये ईरानी शक्ति का विस्तार है, जिसे ईरान बिना सीधे टकराव के अपनी ताकत दिखाने के लिए वित्त पोषित करता है, हथियार देता है और कायम रखता है। अब हम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के आदी हैं, जबकि 2 साल पहले ये अस्वीकार्य था। तब अधिकतर लोगों को लगता था कि हिजबुल्लाह का ईरान से शायद कोई संबंध नहीं है। लोगों को सीधा संबंध स्पष्ट नहीं था। अब जब ईरान का सीधे सामना किया गया है, तो ये सबके लिए साफ हो गया है। ईरान ने खुद को एक बेपरवाह साथी की तरह दिखाने की कोशिश की, जो सीधे तौर पर शामिल नहीं था। तो जब तक ईरान अछूता रहा, हिजबुल्लाह नुकसान झेल सकता था, पीछे हट सकता था और बार बार खुद को फिर से खड़ा कर सकता था। और यही उसने अब तक किया भी है, क्योंकि पहली बार उनकी जानी पहचानी परिस्थितियां बदल रही हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल सिर्फ प्रॉक्सी गुटों को लगभग 80% तक ही काबू में रखने से आगे बढ़ चुके हैं।
वे सीधे ईरान को निशाना बना रहे हैं और हिजबुल्लाह को बनाए रखने वाली संरचनाओं को बाधित कर रहे हैं। प्रॉक्सी से निपटना हमेशा गलत रहा है, क्योंकि सिर हटाने पर ही शरीर मरता है। ईरान से निपटे बिना हिजबुल्लाह के खिलाफ मौका नहीं मिलता। इसके अलावा प्रमुख अरब देश आमतौर पर इजराइल के खिलाफ रहते हैं और ख़ास तौर पर फिलिस्तीनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। आतंकी संगठन अब पहले जैसी रोक के साथ नहीं, बल्कि ईरान के प्रभाव को सीमित करने में रुचि रखते हैं। वे इजराइल से खुश नहीं हैं और सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन चुपचाप यही वो है जिसकी वे बहुत लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे, कि इजराइल ईरान की समस्या को खत्म कर देगा। लेकिन सबसे अहम ये है कि लेबनान में भी बदलाव आया है। अधिकतर लोग नहीं समझते कि लेबनान के लोग हिजबुल्लाह से प्यार नहीं करते, पर उनके पास मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। ये अविश्वसनीय है कि जब हम इन संघर्षों के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ऊपरी स्तर के फैसलों की ही चर्चा करते हैं, लेकिन हम अक्सर उन असली लोगों को भूल जाते हैं जो इन परिणामों को भुगत रहे हैं, लेबनान के लोग, और वे क्या चाहते हैं। और जबकि वे आपस में बटे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा था, वहाँ ईसाई अरब, शिया अरब, सुन्नी और कई तरह के अलग अलग लोग हैं। बहुत सारे लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि हिजबुल्लाह के मामले में क्या चल रहा है। अब उन्हें ये मानने के लिए तैयार किया गया है कि हिजबुल्लाह वहाँ इजराइल की वजह से है, लेकिन ये सच नहीं है। ये तो बस एक बहाना है जिसके तहत हिजबुल्लाह मौजूद है। वे वहाँ इसलिए हैं ताकि ईरान लेबनान को नियंत्रित कर सके, वहाँ पूरी तरह से अराजकता बनाए रखे ताकि उसे समुद्र तक पहुंचने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर सके। जब आप सुनते हैं कि इजराइल लेबनान से लड़ रहा है, असल में वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, जो लेबनान के भीतर खुद को गहराई से जमा चुका है। इजराइल लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है कि लेबनान हिजबुल्लाह को खत्म करने की जिम्मेदारी ले, लेकिन सरकारें या तो ऐसा करने में सक्षम नहीं रही हैं या फिर उन्होंने ऐसा करने की इच्छा नहीं दिखाई है। अब लेबनान की नई सरकार ने दशकों बाद अपनी संप्रभुता स्थापित करने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। ये नया घटनाक्रम है। वही लोग हैं जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए और अब वॉशिंगटन में बातचीत कर रहे हैं। इसी कारण मौजूदा युद्ध विराम समझौता भ्रामक है। कागजों पर शर्तें स्पष्ट हैं। हिजबुल्लाह को दक्षिण से हटना चाहिए, लेबनानी सेना को नियंत्रण संभालना है और सरकार को अपनी संप्रभुता लागू करनी है। लेकिन ये पहले कभी सफल नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये समझौता हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, जो इसे अनदेखा कर सकता है। ये लेबनान के साथ है, जिससे ये खास प्रभावी नहीं बनता। याद रखें, हिजबुल्लाह लेबनान में सरकार से अलग एक राज्य जैसा है और उसने इस समझौते में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पहले हुए युद्ध विराम समझौते सीधे हिजबुल्लाह के साथ थे। अब नसरल्लाह को हटाने और उस बीपर ऑपरेशन के बाद और ईरान से सख्त निर्देशों के कारण वे सहमत नहीं है। यही वजह है कि इजराइल पूरी तरह से पीछे नहीं हट रहा है। ये अपनी स्थिति बनाए हुए हैं और ये स्पष्ट कर रहा है कि वो पुनर्निर्माण का एक और चक्र नहीं होने देगा, भले ही इसका मतलब अमेरिका के साथ थोड़ी टकराव हो। वे युद्ध विराम अब क्यों लागू कर रहे हैं जब इजराइल नहीं चाहता? लेबनानी भी इसे खास तौर पर नहीं चाहते, क्योंकि जब इजराइल हिजबुल्लाह के एक हिस्से को हराता है तो ये उनके लिए फायदेमंद होता है और हिजबुल्लाह भी इसमें सहमति जताने में वाकई दिलचस्पी नहीं रखता। खैर, इससे हम वापस उन्हीं अमेरिकी हितों पर आ जाते हैं जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, और ऐसा करने के लिए हमें एक स्तर और पीछे जाकर ईरान के साथ युद्ध को देखना होगा। हम सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह ईरान का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉक्सी है। इजराइल के खिलाफ अग्रिम भूमिका होने से हिजबुल्लाह को कमजोर करना ईरान की क्षेत्रीय रणनीति पर सीधा असर डालता है। और चूंकि ईरान अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत कर रहा है, ये ऐसी चीज है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ईरान के साथ समझौते में अमेरिका और इजराइल ने हिजबुल्लाह को शामिल न करने की बात स्पष्ट की थी। ईरान ने जल्दी समझा कि ये दबाव बनाने का अच्छा मौका है, जो उनके लिए फायदेमंद है, और इजराइल अमेरिका के बीच दूरी भी बढ़ाता है, जिसमें वे रुचि रखते हैं। ईरान के लिए अगर उससे लड़ाई रुके पर लेबनान में जारी रहे, तो वो अपनी सबसे अहम संपत्ति खो देता है और जवाब भी नहीं दे पाता। 40 सालों तक ईरान ने हिजबुल्लाह को एक निवारक शक्ति के रूप में तैयार किया, एक बीमा पॉलिसी की तरह जिसे इजराइल के खिलाफ सक्रिय किया जा सकता है। रणनीति सफल रही, पर यह स्थिर आपूर्ति, सुरक्षित नेतृत्व और कमजोर लेबनानी राज्य पर निर्भर थी, जो अब दबाव में है। अमेरिका चाहता है कि ईरान समझौते में रहे, और अभी इजराइल को अपनी सीमा पर सुरक्षा चाहिए, और ये उससे मेल नहीं खाता। ईरान ने इसे खत्म कर दिया है। वे इसे समझते हैं, यही वजह है कि वे हिजबुल्लाह को लेकर अपनी मांगों पर और भी ज्यादा सख्त हो रहे हैं। अब अमेरिका के लिए हिजबुल्लाह सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि ईरान डील है, जिसे वे इजराइल के नुकसान के बावजूद कुर्बान करने को तैयार हैं। वही पैटर्न फिर दिखता है।
इस बार दबाव अरब देश नहीं बल्कि ईरान और वहां अमेरिकी हितों को लेकर है। युद्ध विराम की घोषणा होती है, ट्रंप ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हैं, पर नेतन्याहू इजराइल के हित सुरक्षित रखने की बात कहते हैं। और मैं आपके साथ ईमानदार रहना चाहती हूँ कि हम जहां हैं और जहां हमें होना चाहिए उसके बीच जो अंतर है उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ईमानदार तस्वीर वास्तव में उस ऐतिहासिक युद्ध विराम की सनसनीखेज कवरेज से ज्यादा उम्मीद जगाने वाली है जो शायद टिक न पाए। युद्ध विराम 10 दिन का है और कहा जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू ने इसे स्वीकार किया, इजराइल ने अपनी शर्तों पर नहीं। फिर से नेतन्याहू ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप देखें कि इजराइल में माहौल कैसा है और लोग इस बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, तो ये काफी साफ है कि ये इजराइल के एजेंडा के अनुरूप नहीं है। नेतन्याहू अब ऐसी जीत नहीं चाहते जिसमें हिजबुल्लाह उत्तरवासियों को नुकसान पहुंचाता रहे। ये किसी के लिए अच्छा नहीं दिखता। इजरायली सैनिक वही रहेंगे जिससे और हताहत हो सकते हैं। अब वे इसे हमास जैसी पीली बफर जोन बना रहे हैं ताकि हमारे सैनिक वहां रह सके, ताकि दूसरी तरफ से कोई सीमा पार ना कर सके। फिर भी हिजबुल्लाह निरस्त्र नहीं हुआ है। लेबनानी सेना अपने क्षेत्र में हिजबुल्लाह से हथियारों में पीछे है। संघर्ष विराम का पाठ इजराइल के लिए जो कुछ भी सुरक्षित रखता है उस लिहाज से ये किसी भी पिछले समझौते से बेहतर है, लेकिन ये अभी भी एक ऐसे संघर्ष में विराम है जिसे इजराइल के अपने प्रधानमंत्री भी समाप्त नहीं मानते। इनमें से कुछ भी शांति नहीं है। ये एक परीक्षा है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों को कुछ अधिक टिकाऊ चीज में बदला जा सकता है, जो मुझे संभव नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इस संघर्ष विराम का कोई मतलब है और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। मेरे लिए इजराइल की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, भले ही मैं दांव पर लगे अन्य कारकों को समझती हूँ। और बहुत से लोग इस बात से बेहद नाराज हैं। हम इतने लंबे समय से युद्धों में उलझे हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे हम फिर से झुक रहे हैं और जल्द ही इस संघर्ष से निपटना पड़ेगा। हालांकि अगर हम पैटर्न्स देखें तो इस बार कुछ बातें पिछली बारों से अलग हैं। इजराइल इस बार के संघर्ष में हिजबुल्लाह की कमांड संरचना के बारे में ऐसी खुफिया जानकारी के साथ गया था जो पिछली बारों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग थी। पेजर ऑपरेशन केवल सामरिक रूप से शानदार नहीं था, ये कई वर्षों की खुफिया मेहनत का नतीजा था, जिसने हिजबुल्लाह की संचार व्यवस्था में इतनी गहराई तक घुसपैठ की जिसकी इजराइल के बाहर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हॉलीवुड भी ऐसा सोच नहीं सकता था। इस तरह की तैयारी सिर्फ किसी संकट के जवाब में नहीं होती, ये उन लोगों द्वारा वर्षों में तैयार की गई चीज थी जो जानते थे कि एक और दौर आएगा और वे उसके लिए इस तरह तैयार रहना चाहते थे जैसे इजराइल 2006 में तैयार नहीं था। नेतन्याहू का युद्ध विराम में भी सैन्य अधिकार बनाए रखने पर जोर जिद की बात नहीं है। ये वास्तव में 1982, 2006 और 2024 के सबक को स्पष्ट रूप से लागू करना है। जो सबक अब तक लागू नहीं किया गया वो ये है कि निर्णायक जीत न मिलने तक सब कुछ अधिक हताहतों के साथ अगले दौर तक खिंचता रहता है। इजराइल ने पहले 4 बार देखा है कि युद्ध विराम से हिजबुल्लाह फिर मजबूत हुआ। अब दस्तावेज में इजराइल को इसे रोकने की क्षमता सुरक्षित रखी गई है। यही असली फर्क है जो मायने रखता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि युद्ध वास्तव में खत्म नहीं हो रहा है। लिबनान की सरकार वॉशिंगटन जा रही है जबकि हिजबुल्लाह ने उसे मना किया था, ईरानी संरक्षण को ठुकरा रही है। ये दिखा रही है कि वे सीमित क्षमता के बावजूद लेकिन असली राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ खुद को शासित करने वाला देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत शानदार है और ये बहुत अच्छा है। इन संघर्षों के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेबनान की सरकार सचमुच इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर सकती है। ये ऐतिहासिक होगा और यही सबसे बड़ा एजेंडा है कि जितने भी देश हैं उन्हें किसी न किसी तरह इजराइल के साथ शांति समझौते में शामिल किया जाए ताकि हम सब मिलकर आतंकवाद को रोकने के लिए एक साथ काम कर सकें। ये कल्पनात्मक लगता है। पहले मिस्र के साथ भी ऐसा ही समझौता हुआ था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अभी भी दसियों हजार इजरायली हैं जो 2 साल से भी ज्यादा समय से अपने उत्तर के घर वापस नहीं लौट पाए हैं। ये फिर से निराशा और हैरानी है जो आगे ज्यादा हताहतों का कारण बनेगी। और ये मानना बहुत जरूरी है कि इतने सारे लोगों ने बड़े भू राजनीतिक लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत बलिदान दिया है। इस समझौते पर जो गुस्सा महसूस किया जा रहा है वो समझ में आता है। इजराइल अपनी स्थापना के समय से ही एक सुरक्षित उत्तरी सीमा के लिए लड़ रहा है। लिबनान में 80 वर्षों से अमेरिकी दखलंदाजी, जो कभी मददगार रही, कभी बाधा बनी और हमेशा जटिल रही, हमें ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां इस समस्या के वास्तविक समाधान के लिए संरचनात्मक परिस्थितियां किसी हद तक एकजुट हो रही हैं। अभी वहां तक पहुंचना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि हम इतिहास से सबक ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि निरोध या युद्ध विराम समझौते ज्यादा मायने नहीं रखते। देखिए आगे क्या होगा ये अभी भी तय हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि आप समझें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ बनाया गया है और उसकी कितनी अहमियत है। हमेशा की तरह
मध्य पूर्व में आप छोटे छोटे भू राजनीतिक मुद्दों और बड़े मुद्दों, अलग अलग हितों, अलग अलग जरूरतों, अलग अलग देशों से निपट रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस समय हम सभी समझते हैं कि आतंकवाद का अंत, खासकर एक आतंकवादी राज्य का अंत, वाकई बहुत बहुत जरूरी है। फिर भी तेल और शांति समझौतों पर फैसले अक्सर ज्यादा अहम हो जाते हैं। ये ऐसी चीज है जिसे हम समाज के रूप में नहीं मांग सकते। मैंने शुरुआत में कहा था कि युद्ध विराम समझौता फर्जी है, क्योंकि सच में कोई युद्ध विराम नहीं है। सब अब भी लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कागज है जिससे प्रगति का दिखावा होता है, असल में कुछ नहीं। हाँ, चीजें बदल रही हैं। समझ में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी है। हाँ, उनकी ताकत बहुत 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 ज्यादा कम कर दी गई है। मुझे लगता है कि जैसा कि नेतन्याहू ने कल कहा था, उनकी 90% क्षमताएं हटा दी गई हैं। लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि उस 10% के साथ भी वे उसे 200% और 300% तक बढ़ा सकते हैं। और यही वह बात है जिसकी हम सभी को मांग करनी चाहिए। मैं आयरा के हूँ। अगली बार मिलूंगी।